Hello everyone. I welcome all the serious aspirants of SSC exams as well as of defense exams to this very important practice session. This is the second one of its kind. बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, मतलब एक बहुत ही अच्छी वैरायटी होगी। और अगर आप एसएससी के या डिफेंस के एग्जाम्स में से किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, 10+2 हो, सीपीओएसआई हो, स्टेनोग्राफर हो या एनडीए सीडीएस कैट हो, तो आपके लिए ये एक घंटे के जो प्रैक्टिस सेशंस हैं नए नए क्वेश्चंस के, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक सेट में डिस्कस कर चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, उसकी रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, इसी चैनल पे है। रिकॉर्डिंग जब भी देखें थोड़ा तेज स्पीड पे देखें। दिस इज ऑल अबाउट माई टीचिंग प्रोफाइल। आप लोगों को ये भी पता रहे कि मेरे इसी चैनल पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा इंग्लिश का। ये तो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें तो प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जो बेसिक्स टू एडवांस स्टडी है, जहां पे सभी रूल्स कॉन्सेप्ट्स वो सब पढ़ा रखे हैं हर टॉपिक के अलग अलग, उन सबकी प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी है। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़ा दिए। एक तरह से देखा जाए तो मैंने ग्रामर में सभी टॉपिक्स पढ़ा दिए, नाउन्स भी पढ़ा दिया है। मतलब नाउन्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। हर टॉपिक के ऊपर 7 to 8 लेक्चर्स हैं। कंटेंट बिल्कुल नया है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। तो प्लीज बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा कि ये तो वो टॉपिक्स हैं जो हम बचपन से लेके अब तक पढ़ते आए हैं, किसी ना किसी टीचर से, किसी ना किसी ग्रामर की बुक से आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन वो जो भी पढ़ा होगा वो सरफेस लेवल पे पढ़ा होगा। यहाँ आपको इन डेप्थ एनालिसिस करने को मिलेगा। जो रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं, जो बारीकियां होती हैं, उस पर बहुत बात है। और हर टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद उसके सेपरेट प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएं, प्रेपोजिशन के अलग, टेंसेस के अलग, हर टॉपिक के अलग। तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। With this particular target in mind, let us start our session. आखिरी बात ये बता दूं कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं आप मेरी टी शर्ट से, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी मेरा रोज 11 बजे प्रैक्टिस बैच होता है। यहाँ पे तो मैं यूट्यूब में ये वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूँ। अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लास होती है 11 से 12 रोज। वो बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर आप हमारी प्रोफाइल सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद आप हमारी नहीं, इंडिया के किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो हमारा रोज प्रैक्टिस बैच होता है 11 से 12, उसमें आप आया करिए। लीडर बोर्ड होता है, पोलिंग होती है, आपका परफॉर्मेंस का असेसमेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉटिंग एरर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स है। सवाल हल्के से टेढ़े होते हैं हमारे, आप जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से रेलिवेंट होते हैं। पहले सेंटेंस के मीनिंग, सेंस, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दो, उसके बाद ग्रामर का रूल अप्लाई करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रूल अप्लाई हो रहा है, हालांकि वो लेट हो रहा था, हालांकि उसको देर हो रही थी। ही स्टॉप्ड ऑन द वे, वो रास्ते में रुका, हैविंग कॉफी विद हिज फ्रेंड्स एंड ही एक्चुअली एंजॉयड बीइंग विद देम। ये जो सेंटेंस है, जब ये स्टार्ट हुआ है तो कई लोगों को लग रहा होगा, जिन्होंने पिछला वीडियो भी देखा है मेरा, सेट 1 वाले क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट 1 वाले, कि सर ने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, स्टार्टिंग वही है जो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन में थी, लेकिन आगे पूरा चेंज कर दिया है। हालांकि उसको देर हो रही थी, वो रास्ते में रुका, क्या होगा, कॉफी पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए पर्पस शो हो रहा है ना, तो इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, टू हैव कॉफी, कॉफी पीने के लिए। हैविंग कॉफी का वहां कोई सेंस नहीं बन रहा है, ना ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो रहा है उस जगह। कॉफी पर्पस बता रहे हैं ना, पर्पस बताने के लिए तो इन्फिनेटिव आएगा, कॉफी पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ। एंड ही एक्चुअली, इंजॉय के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट वो आ रहा है, एक तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंट फॉर्म। ही एंजॉयड बीइंग विद देम, ये नहीं हो सकता था कि ही एंजॉयड विद देम। अगर बीइंग ना लगा होता तो हो जाता ही एंजॉयड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो जाता, ही एंजॉयड द पार्टी, ही एंजॉयड द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स।
लेकिन यहाँ बीइंग लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है। नाउ लुक एट दिस वन, फ्यू पैसेंजर्स वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट येस्टरडे। हमेशा की तरह बोलूंगा कि पहले मीनिंग, सेंस, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद ग्रामर का रूल ढूंढने की कोशिश करिए अगर कुछ अप्लाई हो पा रहा हो। आगे क्वेश्चन टैग भी है, वरंट दे। कुछ पैसेंजर्स थे, दे वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड। लेफ्ट स्ट्रैंडेड का मतलब लेफ्ट हेल्पलेस विद नो वेयर टू गो। न्यूज़पेपर की इंग्लिश में ये वर्ड बहुत देखने को मिलता है, स्ट्रैंडेड। इसका मतलब हेल्पलेस है, उनको पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, कहां जाना है। वरंट दे तो सही है, दे इसके हिसाब से आ रहा है, पैसेंजर्स के हिसाब से। क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग का यूज कब करते हैं ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं वर्ब सिंटैक्स में, उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखिएगा वीडियो लेक्चर्स उसके। तो वरंट तो सही है, ये स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव होगा, वो तो सही बन रहा है। पैसेंजर्स प्लूरल है तो दे हो गया। एरर है, बिल्कुल है, और वो एरर आर्टिकल्स की है, आ फ्यू होगा, आ फ्यू। फ्यू का सेंस तो अलग ही होता है, बिल्कुल। फ्यू का और लिटिल का सेंस तो अलग होता है। इनका क्या मतलब होता है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट निल। तो ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर पैसेंजर्स थे, कोई सेंस नहीं निकल रहा है उसका, तो हो जाएगा आ फ्यू पैसेंजर्स। ठीक है। दा फ्यू कब आता, अगर कहते दा फ्यू पैसेंजर्स हु वर लेफ्ट स्टैंडर्ड एट द एयरपोर्ट यस्टरडे आर एब्सोल्युटली फाइन नाउ, तो होता। दा फ्यू का मतलब होता वो कुछ जिनके साथ ये हुआ, वो कुछ जो थे, इस तरह का कोई सेंस बनता, तो आ फ्यू पैसेंजर्स होगा। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एरर इसकी थी, इंफिनिटिव की, टू हैव आएगा हैविंग की जगह, और यहां पे आर्टिकल्स की एरर थी। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड वन। I would make a request to you to regard my application for the role of junior engineer. I would make a request to you to regard my application for the role of junior engineer. मीनिंग समझ ही गए होगे, वो तो कोई ऐसा उसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये नो एरर का केस है, नहीं, नो एरर का केस, ये नो एरर का केस है, बिल्कुल ये नो एरर का ही केस है। नहीं, कितना सीसा हो रहा है, ये नो एरर का केस नहीं है, इसमें एरर है। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि रिक्वेस्ट के बाद टू कैसे लग गया, रिक्वेस्ट समबडी होता है, तो ये रिक्वेस्ट तो नाउन है, ये वर्ब कहां है, ये तो नाउन है। अगर होता आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू, तो टू ना होता। आई वुड मेक अ रिक्वेस्ट, मेक वर्ब हो गया, रिक्वेस्ट नाउन हो गया, तो अब तो टू लगेगा। आई वुड मेक अ रिक्वेस्ट टू यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन। टू कंसिडर माई एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ जूनियर इंजीनियर, रिगार्ड कैसे आ जाएगा। Now look at this one. She had been talking on the issue for 2 hours before she was cut in by her friend. सबसे पहले तो मीनिंग सेंस, उसके बाद देखो क्या टेंस वाला पार्ट सही है, क्या प्रेपोजिशन वाला पार्ट सही है। देखो फॉर 2 आवर्स लगा है, फॉर 2 आवर्स का मतलब 2 घंटे का ड्यूरेशन। सिंस तो तब लगा होता अगर एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता, जैसे कि सिंस 2 PM, सिंस 1:30, सिंस संडे, ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स है तो हैड बीन टॉकिंग तो सही है, टेंस की गड़बड़ी नहीं है। वो मुद्दे पर 2 घंटे से बात करती आ रही थी, वो 2 घंटे से मुद्दे पर बात करती आ रही थी। एक कंटिन्यूटी बताई जा रही है, पास से लेके पास तक की, पास से लेके प्रेजेंट तक की नहीं बता रहे हैं, पास से लेके प्रेजेंट तक की बताते तो हैज बीन आता, वो नहीं है। बिफोर शी वॉज, क्योंकि आगे वाला एक्शन भी पास्ट का, बिफोर शी वॉज कट इन बाय हर फ्रेंड। कट इन का मतलब है इंटरप्टेड। ठीक है, कट इन का मतलब इंटरप्ट करना, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एरर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नंबरिंग पे मत जाना। ही एज वेल एज दे
हैज वर्कड इन क्लोज हार्मनी विद वन अनदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट लास्ट वीक। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सेंटेंस पढ़ते ही जो स्टूडेंट्स एसएससी या डिफेंस के एग्जाम्स की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 साल से, प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह या अरिहंत की एसपी बख्शी की बुक्स, इन बुक से रूल्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, तो सोच रहे होंगे कि एज वेल एज लगा है, एज वेल एज का रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जब एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, तो वर्ब एग्री करता है पहले वाले से। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए तो हैज आ गया, सही है। अगर दे पहले आता ही बाद में आता तो हैव होता। तो जो कंजंक्शन का रूल है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है उस हिसाब से सही, इतना पार्ट सही है ये वहां। अच्छा, उन्होंने और साथ ही साथ, मतलब उसने, कोई एक पर्सन है, साथ ही साथ उन्होंने क्लोज हार्मनी में काम किया एक दूसरे के साथ ऑन द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑन द सेम प्रोजेक्ट लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या है अपने आप में, पास्ट टाइम है। लास्ट वीक ऑब्वियसली क्या है, पास्ट टाइम। क्योंकि ये पास्ट टाइम है तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हैज। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट टाइम नहीं आता ना। प्रेजेंट परफेक्ट आमतौर से एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो हाल ही में हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली कब हुआ ये नहीं पता। जैसे कि ही हैज गॉन यस्टरडे, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, ही हैज गॉन यस्टरडे, लेकिन ये गलत है, ही वेंट यस्टरडे होगा ऐसी ये है। ठीक है। नॉट विल स्टैंडिंग, नॉट विल स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, के बावजूद। डिस्पाइट वाला सेंस आता है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट वाला। और हालांकि भी होता है। तो मतलब क्या कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट दैट इज बीइंग शोड हियर। इसके बावजूद कि वो, उसने तेज दौड़ा, वो तेज दौड़ी, वो रनिंग बस नहीं पकड़ पाई, वो रनिंग बस नहीं, चलती हुई बस को नहीं पकड़ पाई। अगर तुम में से किसी को लग रहा हो कि सर ने अभी बोला कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब तो होता है इन स्पाइट ऑफ ए डिस्पाइट, और इन स्पाइट ऑफ ए डिस्पाइट तो प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन कभी भी दो स्टेटमेंट्स को या दो क्लॉजेस को जोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ इन स्पाइट ऑफ का यूज करते या डिस्पाइट का करते तो रॉन्ग होता। आपको यूज करना पड़ता ऑल दो या दो का, ऑल दो या दो का। इन स्पाइट ऑफ का यूज तो सही होता, तब सही होता अगर ऐसे होता है इन स्पाइट ऑफ रनिंग क्वाइट फास्ट, या डिस्पाइट रनिंग क्वाइट फास्ट, ऐसे होता। वो दिया नहीं है। तो यहाँ पे तुमको ये बता दें, तुम लोगों के लिए नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग का मीनिंग ये तो होता ही है। क्या देखना, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये तो होता ही है यहाँ वो वाला नहीं फिट बैठ रहा है, और इसका मीनिंग साथ ही साथ ये भी होता है। ठीक है, ये है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इट्स अ केस ऑफ नो एरर। अच्छा क्वेश्चन था। इसका मतलब ऑल्दो या दो शी रैन क्वाइट फास्ट, शी वाज अनेबल, हालांकि वो तेज दौड़ी लेकिन बस नहीं पकड़ पाई। अब आ जाओ सिनोनिम पे। ये है पास रिमार्केबल। ऐसा नहीं है कि रिमार्केबल का मतलब है एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो इसका भी एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, या ये एंटोनिम बन जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। नहीं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। इसका मतलब है क्रिटिकल, किसी की जब आप आलोचना करते हैं बहुत। स्कैथिंग जो होता है, स्कैथिंग, किसी को बिलिटिल करना। दैट वाज अ पास रिमार्केबल कमेंट ऑन मी। स्कैथिंग, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिसेंट, रिजर्व्ड, जो अपने में ही रहे। ठीक है। ओवरहॉल कहते नहीं, वी नीड टू ओवरहॉल द प्रोसेस, वी नीड टू ओवरहॉल द प्रोसेस।
क्या मतलब होता है? तोड़ बोड़ के फिर से करना। एक मिनट रुकना, एक मैसेज आ रहा है। अन अकेडमी की तरफ से है। अरे वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला होगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला ऑफर। हम्म। अब आप किसी चीज की मरम्मत करते हैं, जब आप किसी चीज की मरम्मत करते हैं, उसको पूरी तरह से सही करते हैं, उसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मेंट। ठीक है, मेंट करना। रिफर्बिश हो जाता है, रिफर्बिश, मेंट, रिपेयर। नाउ लेट्स कम टू अ न्यू वर्ड, रिबट। इन द मीन वाइल आई हैव ऑल्सो मैनेज टू चेंज माई टी शर्ट। रिबट, रिबट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, किसी बात को, किसी के प्रस्ताव को सिरे से नकारना, बिल्कुल नकार देना, शन कर देना, रेफ्यूट करना, गलत साबित करना। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इनवैलिडेट। ठीक है, सिनोनिम्स देख लो, क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट, रिजेक्ट, इनवैलिडेट, रेफ्यूट। ठीक है, गलत साबित करना। हाँ, रिवर्ट से बना है रेब्यूटल, जो इसकी नाउन फॉर्म है। जैसे रिजेक्ट से रिजेक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, तो वैसे ही रेब्यूट का रेब्यूटल, REBUTTAL। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। विस्टफुल का सिनोनिम पूछा है आपसे। विस्टफुल एडजेक्टिव है। रिवर्ट क्या था? वर्ब था, इट वॉज वर्किंग एज अ वर्ब। ओवरऑल भी वर्ब था। विस्टफुल क्या होता है? जब आप पुरानी किसी बात को लेकर रिग्रेट करते हैं, मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट का रिग्रेटफुल, रिग्रेट से बनेगा रिग्रेटफुल, एडजेक्टिव है, फुल ऑफ रिग्रेट, रिग्रेटफुल। और थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है, नॉस्टैल्जिया वाली, हाँ। यर्निंग, लॉन्गिंग, यर्निंग। दैट वाज अ विस्टफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, विस्टफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। ठीक है। परप्लेक्स का तो मतलब वो होता है पजल्ड, भौचक्के रह गए, पजल्ड, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर्स का है। It has been such it has been such an enriching session with you. So I look forward to meeting you again pretty soon. हमेशा की तरह यही बात बोलूंगा, पहले सेंटेंस के मीनिंग पे, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दो, उसके बाद ग्रामर का रूल ढूंढो। क्या पता कोई एरर ना हो, क्या पता कोई बड़ी एरर हो। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि हैज बीन लगा है। हैज बीन, हैव बीन जब लगता है तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात करते हैं, आगे सिंस फॉर आता है। सिंस या फॉर लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। वो अलग बात है कि जब सिंस या फॉर आएगा तो हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैज बीन या हैव बीन का यूज आप बिना सिंस फॉर के नहीं कर सकते। आप पूरा सिलसिला बता सकते हैं, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की जो कंटिन्यूटी है वो बता सकते हैं, पूरा प्रोग्रेशन बिना सिंस फॉर लगाए भी। तो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे इस कर दोगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। इट हैज बीन सच एन एनरिचिंग सेशन विद यू। कितना एनरिचिंग सेशन रहा है तुम्हारे साथ, इतना ज्यादा एनरिचिंग सेशन रहा है तुम्हारे साथ। एनरिचिंग का मतलब कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, आपके लिए एनलाइटनिंग हो। सो आई लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू में जो टू है वो प्रेपोजिशन होता है। और 90% स्टूडेंट्स जो एसएससी के या डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो इंग्लिश की बुक्स हैं, लोकल बुक्स, जैसे कि प्लिन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, अरिहंत की एसपी बख्शी, इनसे बस वो ये रट लेते हैं कि लुक फॉरवर्ड टू, कमिटेड टू, कन्फाइंड टू, लुक फॉरवर्ड टू, कमिटेड टू, कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, विद अ व्यू टू, अवर्स टू, इनके बाद आईएनजी आएगा। इन बुक्स में यही आपको गलत तरह से रटा दिया जाता है, वही टीचर्स भी रट के आपको पढ़ा देते हैं, जबकि ये सही नहीं है कहना, ये थ्योरी गलत है। कॉन्सेप्ट ये है कि टू प्रेपोजिशन है, क्योंकि टू प्रेपोजिशन इट इज वर्किंग एज अ प्रेपोजिशन,
उसके बाद या तो आईएनजी आएगा या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, या तो आईएनजी आएगा या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन प्रिटी सून, तो इसमें बिल्कुल सही है, आईएनजी आ गया। प्रिटी का मतलब है वेरी, प्रिटी का मतलब खूबसूरत नहीं है, प्रिटी का मतलब है वेरी, एडवर्ब है, इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो इट इज अ केस ऑफ नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नो एरर या नो इम्प्रूवमेंट के ऑप्शन को टिक करने के लिए बहुत मजबूत कलेजा, बहुत मजबूत जिगरा चाहिए, जो कम लोगों के पास होता है। You should have supreme confidence over your knowledge, your common sense. इस क्वेश्चन को देखो, when he had got the news that his mother had been hospitalized, he did return to his village. सेंटेंस के पहले मीनिंग और सेंस पे जाओ, उसके बाद ग्रामेटिकली उसको एनालाइज करो, उसकी स्कैनिंग करो। when he had got the news देखो पास्ट के पहले का पास्ट, अर्लियर एक्शन कौन सा है, पहले एक्शन कौन सा हुआ, पहले तो मदर को हॉस्पिटलाइज किया गया, तो पास्ट परफेक्ट तो सही यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस तो सही यूज हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और पैसिव वॉइस इसलिए है क्योंकि मदर जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन, उन्होंने काम नहीं किया, उन पर काम हुआ हॉस्पिटलाइज होने का, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव तो सही है। डिड रिटर्न, ये बिल्कुल सही है, कहीं किसी को लग रहा हो डिड नॉट रिटर्न, नहीं, डिड रिटर्न बिल्कुल सही है। डिड यहाँ पे एडवर्ब है, डिड का मतलब है अवश्य, जरूर, और डिड रिटर्न का मतलब सर्टेनली रिटर्न, अगर यहाँ सर्टेनली लगा होता तो रिटर्न हो जाता ना ईडी, वो तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, भले ही डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना हो, एडवर्ब हो लेकिन डिड तो डिड है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वही हुआ है। गलती इसमें है, ए पार्ट में है। The error is in part A. When he got the news होगा ना, had got the news क्यों होगा? पहली बात तो ये है, पहला एक्शन तो ये था, उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट आ ही गया है, इसके लिए क्यों आएगा? ये तो बाद वाला एक्शन है, तो ही when he got the news होगा, when he got the news, ठीक है? इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक नहीं दो एरर्स हैं, दो बड़ी एरर्स हैं, पहले एक सोचो कौन सी है। द पुलिस, पुलिस के साथ वर्ब प्लूरल आता है, पुलिस एक प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, ये मैंने आपको नाउन की क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने ना देखा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग देखना, प्लेलिस्ट है, जैसे बाकी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है, इसकी प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी है, रिकॉर्डिंग को तेज स्पीड पर देखना, 1.5 एससी प्लेबैक स्पीड पर। कुछ प्लूरल नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं। द पुलिस वर able to prove that the jail inmate died from an होगा ना, यहाँ भी एरर है, सवाल के फॉर्मेशन में गलती है, एक ही एरर आपको देनी चाहिए वरना आप एरर निकालेंगे किसमें, लेकिन वैसे तुमको बता दें फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें दो एरर्स हैं। ओवरडोज वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा, डाइड फ्रॉम एन ओवरडोज ऑफ द एंटी प्रेजेंट, ठीक है? The companies that are into manufacturing in the gems and stone business would benefit much from the new scheme. The companies that are into manufacturing, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम में हैं, जेम्स और स्टोन बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी नई स्कीम से, वुड बेनिफिट अ लॉट। मच का यूज, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मच का यूज एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब ही तो है। देखो अगर हम कहते हैं मच वाटर, मच नॉलेज, तो मच वाटर या मच नॉलेज में मच क्या होता? एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता, यहाँ नहीं है, यहाँ पे इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, एडवर्ब है, तो क्योंकि इसका रिलेशन किससे हो रहा है? बेनिफिट से, बेनिफिट वर्ब है, मेन वर्ब, एडवर्ब मैनर की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं
या अलॉट आएगा, क्योंकि मच का यूज एज एन एडवर्ब या तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में होता है, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, जैसे कि वुड नॉट बेनिफिट, वुड नॉट बेनिफिट मच, वुड नॉट बेनिफिट मच होता ठीक है, या वुड इट बेनिफिट मच होता। ये मैंने किस में पढ़ाया है कॉन्सेप्ट आपको, ये पढ़ाया है एडवर्ब्स में, उसकी भी प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी है। असली खजाना आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज स्टडी है। अगर आप बिना टॉपिक वाइज पढ़े स्पॉटिंग एरर्स के सवाल करेंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अटेम्प्ट करेंगे कहीं भी, यहाँ पे अनअकैडमी की क्लास में किसी भी मतलब मॉक टेस्ट पेपर से, तो आप सिर्फ तुक्के ही लगाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है कि बस मन को बनाने के लिए अपने PYQs MCQs लगा रहे हैं। वुड बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम द न्यू स्कीम, तो आ लॉट होगा। वैसे कि आई लाइक, आई लाइक हर मच, नहीं, आई लाइक हर अ लॉट, लेकिन आई डोंट लाइक हर मच, ठीक है, या डू आई लाइक हर मच हो सकता है। Now look at this particular sentence. The bill that I am having says that the payment can be made by October 30, 2022. हमेशा की तरह पहले मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पे जाओ, उसके बाद ग्रामेटिकली इसको एनालाइज करो, स्कैन करो। जो बिल मेरे पास है वो ये कहता है, सेज का मतलब है यहाँ मेंशंस, मेंशन करता है कि जो पेमेंट है वो किया जा सकता है, पेमेंट कैन बी मेड, ये पैसिव वॉइस है, मॉडल वर्ब जो है ये कैन, इसको यूज किया गया है, बट इट्स अ केस ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। पेमेंट तो करेगा नहीं, पेमेंट को किया जाएगा, पेमेंट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, इट इज रादर द रिसीवर ऑफ द एक्शन। सो व्हेन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है किसी स्टेटमेंट का, कर्ता जिसको कहते हैं आप, जो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का, जब वो डूअर ऑफ द एक्शन ना होके रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, तो वॉइस क्या होती है, सेंटेंस की वॉइस पैसिव होती है। तो पैसिव तो स्ट्रक्चर यूज हुआ ही है, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैन बी मेड है, कैन मेक नहीं है। और 30 अक्टूबर तक, पेमेंट 30 अक्टूबर तक किया जा सकता है। देखने में कोई गलती नहीं लग रही, इट सीम्स टू बी एन एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस एट फर्स्ट ग्लांस, बट देर इज एन एरर, देर इज अ मेजर एरर इन द सेंटेंस, और वो शुरुआत में है, पार्ट ए में है। द बिल दैट आई एम हैविंग नहीं होगा, द बिल दैट, द बिल दैट आई हैव होगा, द बिल दैट आई हैव होगा। हैव का यूज, हैव का यूज कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं हो सकता है, पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। व्हेन वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजेशन, कोई चीज पोजेस करना, ओन करना, इन दैट केस वी कैन नॉट यूज हैव इन अ कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आई एम हैविंग अ मोबाइल फोन, आई एम हैविंग अ मोबाइल फोन, ये गलत है। आई शुड बी सेइंग आई हैव अ मोबाइल फोन। आई एम नॉट हैविंग अ मोबाइल फोन, आई एम नॉट हैविंग अ मोबाइल फोन, गलत है। I do not have a mobile phone. I do not have या I don't have a mobile phone. I was having a car. गलत है. I had a car. I was not having a car. Wrong है. I did not have a car. I did not have a car. Are you having a house? Are you having a house? Wrong है. Do you have a house? ये चीज, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। वर्ब्स में जो वर्ब्स सिंटैक्स पढ़ा रखा है अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी चैनल पे, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, द सेकेंड थिंग इज दैट कि हैव का यूज कंटिन्यूअस टेंसेस में जो बोलने नहीं हो सकता, वो पोजीशन के लिए नहीं हो सकता है। वैसे तो हो ही सकता है, अगर तुम कहते हो आई एम हैविंग लंच, इफ यू से आई एम हैविंग लंच, तो ये सही है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास लंच है, मैं लंच कर रहा हूं, मतलब आई एम ईटिंग, वो सेंस आ रहा है, आई एम हैविंग लंच। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो, तुम ये नहीं कह सकते हो कि आई एम हैविंग अ लंच बॉक्स, आई एम हैविंग अ लंच बॉक्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वहां तुम पोजीशन शो कर रहे हो, तुम्हें कहना पड़ेगा आई हैव अ लंच बॉक्स। सो एट द एरर इज इन पार्ट ए। नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन है। सपोजिंग यू गेट, supposing you get a seat on the train, you will not take more than 2 hours to arrive at Mumbai. कोई एरर है इसमें? पहले इसका मीनिंग, इसका सेंस एनालाइज करो।
फिर देखो कि सही टेंस यूज हुआ है कि नहीं, कहीं कोई प्रेपोजिशन की गलती ना हो, प्रोनाउन की ना हो। एक होता है सपोज, एक होता है सपोज दैट, और तीसरा होता है सपोजिंग। इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है। जैसे हिंदी में कहते हैं नहीं मानो, अच्छा सपोज, सपोजिंग, सपोज दैट के साथ इफ नहीं आ सकता। ये इंग्लिश बोलने में गलती हम लोग बहुत करते हैं। हम लोग कहते हैं सपोज इफ दिस हैपेंस, सपोज इफ यू गेट, सपोजिंग इफ यू गेट, क्योंकि हमारे दिमाग में हिंदी का सेंटेंस होता है कि मानो अगर ऐसा हो। तो सपोज या सपोज दैट, सपोजिंग, तीनों का मतलब है मानो इन हिंदी, एंड इट कैन नॉट बी फॉलोड बाय द कंजंक्शन इफ। ठीक है, ये तो खुद ही कंजंक्शन हैं तीनों, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाले वर्ड्स हैं। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, सपोजिंग बिल्कुल सही है, और इनमें से कोई भी लगा सकते थे इन तीनों में से। अ सीट ऑन द ट्रेन, ट्रेन के लिए ऑन द आता है, इन तो आता नहीं। ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला था इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। तो मानो तुमको सीट मिल जाती है, ट्रेन में सीट मिल जाती है, तुमको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे मुंबई पहुंचने में। अराइव एट मुंबई सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अराइव एट मुंबई भी हो सकता है, अराइव इन मुंबई भी हो सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक थ्योरी चलेगी जो प्रेपोजिशन में तुमने पढ़ रखी है, हमसे भी पढ़ी है और भी बहुत लोगों से पढ़ी होगी, कि जब कोई बड़ा शहर होता है तो किसी बड़े शहर के लिए, बड़ी जगह के लिए इन आता है, छोटी जगह के लिए एट आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, एक जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और जब हम जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, कोई स्टेट हो, कोई भी हो, वहां पे हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो एट बिल्कुल सही है। अगर अराइव की जगह रीच यूज कर रहे होते, रीच, तो रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन ना आता, ना एट ना इन, तो होता रीच मुंबई। सो इट्स अ केस ऑफ नो एरर। ये सभी टॉपिक्स हैं, ये पूरी तरह से हो गए हैं, डिटेल में हो गए हैं, बिल्कुल बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, इन टॉपिक्स के कंटेंट को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। आप ये मत मान के चलिएगा कि ये तो वो टॉपिक्स हैं जो हम बचपन से लेके अब तक पढ़ते आए हैं, किसी ना किसी बुक से, किसी ना किसी टीचर से। यहाँ पे जो पढ़ेंगे आप, हमसे जो पढ़ेंगे, ये बिल्कुल ही नया तरीका होगा, बिल्कुल नया कंटेंट भी है, नई तरह से पढ़ाया है, रूल्स बिल्कुल ही डेप्थ में जाके गए, डेप्थ में जाके आपको पढ़ने को मिलेंगे, सरफेस लेवल पे कुछ भी नहीं है। और पूरा पढ़ाने के बाद हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी लगवाएं, सेंटेंस करेक्शन के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगवाएं, प्रैक्टिस सेट। हर टॉपिक के ऊपर 6-7 लेक्चर्स हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो, लाइक कर देना। और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी अपनी अलग से कोई मार्केटिंग की, प्रमोशन की टीम नहीं है। सो द ओनस इज ऑन यू, कि आप मैक्सिमम लोगों तक इस अच्छे कंटेंट को पहुंचाएं। ठीक है, वरना कोई भी नया आदमी आता है चैनल के कंटेंट को देखने से पहले, उससे फायदा उठाने से पहले, व्यूज देख के ही सोचता है कि अरे ये तो ऐसा ही होगा, ऐसे ही कुछ मामूली पढ़ाया होगा सर ने, इसीलिए किसी ने नहीं देखा, होता है ऐसा। तो कम से कम 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दिया करो हाईलाइट करके। लिंक जब शेयर करते हो तो ऐसे किया करो कि थंबनेल भी बन के आ जाए, 1 सेकंड वेट करोगे तो थंबनेल बन के आ जाता है। चलो भाई, एंटोनिम पे आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विम्पिश? कम ऑन। विम्पिश का मतलब होता है डरपोक, डरपोक या बुजदिल। तो ऑब्वियस सी बात है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? लकी। लकी का मतलब होता है ब्रेव, हेरोइक, ब्रेव, हेरोइक। इसके सिनोनिम्स कई बार लिखा चुके हैं। डॉन्टलेस, अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड, लाइन हार्टेड। और विम्पिश का मतलब है डरपोक, टिमिड।
लिली हार्टेड होता है, लिली हार्टेड, LILY, लिली हार्टेड। चिकन हार्टेड, मीक, फियरफुल। कनिंग का मतलब दुष्ट, चालाक, दुष्ट, बहुत ही श्रूड। इंपेरिकल का मतलब होता है बहुत ही प्रैक्टिकल, जिस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सके। वोबेगॉन का मतलब क्या होता है? तुम्हारे लिए नया वर्ड होगा ये। वोबेगॉन का मतलब होता है बहुत ही दुखी, वेरी वेरी सैड, डिप्रेस्ड। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लीफुल। ग्लीफुल का मतलब है हैप्पी। वोबेगॉन का पहले देख लो क्या क्या हो सकता है सिनोनिम्स, देख लो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। ये तो एंटोनिम है, ये तो एंटोनिम है। वोबेगॉन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैड, वेरी सैड, डिप्रेस्ड, डिसग्रंटेड। मेलनकलिक, लेमेंटेबल, ठीक है। ग्लूमी, वोफुल। एंटोनिम हो जाएगा ग्लीफुल, मतलब ग्लीफुल मतलब हैप्पी, वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, अम्यूज्ड, एक्सटैटिक, यूफोरिक, ओवर द मून, ऑन क्लाउड नाइन, बहुत सारे। पारदिस मतलब एंटोनिम बताना है, एंटोनिम। क्लॉक एंड डैगर एक्टिविटी बताएं कैसी होती है? कोई भी क्लॉक एंड डॉक्टर डैगर एक्टिविटी होती है जिसको बहुत ही राज बना के किया गया हो, गोपनीय तरह से, सबसे छुप छुपा के, सीक्रेटिव होता है, सीक्रेटिव। ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, फॉर्टिव, सीक्रेटिव। एंटोनिम हो जाएगा कैंडिड, मतलब खुल के किया गया। कैंडिड का मतलब जो काम खुल के किया गया, लोगों से बिना छुपाए। कैंडिड, ओपन, फ्रैंक, फोर्थराइट, ये सब होगा। और फॉर्टिव क्या है? क्लॉक एंड डैगर का सिनोनिम है, सीक्रेटिव। ये एंटोनिम है। सीक्रेट एडजेक्टिव भी होता है ना, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। इट्स अ सीक्रेट, नाउन हो गया। इट्स अ सीक्रेट टास्क, एडजेक्टिव हो गया। सीक्रेटिव, सीक्रेट। एक वर्ड होता है क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन। सरप्टिशियस, इंग्लिश की नॉवेल्स में यूज होता है काफी। सरप्टिशियस, ठीक है। अच्छा, कॉमन प्लेस का बहुत लोग गलत मतलब समझते हैं। कॉमन प्लेस का मतलब कॉमन नहीं होता है, जनरल, सामान्य नहीं होता। कॉमन प्लेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी, जिसमें कोई स्पेशल क्वालिटीज ना हो, बहुत ही मामूली हो। अभी तक वो देख लें जरा, तो कितना हुआ है। हाँ, वॉलेटाइल। एंटोनिम बताना है फिर से। एंटोनिम, वॉलेटाइल क्या होता है? जो बहुत तेजी से बदले, फ्लक्चुएट करे। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वॉलेटाइल रिएक्शन, कभी ऊपर कभी नीचे, इंटेंसिटी कभी बहुत ऊपर हो रही है, कभी बहुत नीचे जा रही है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? साइलेंट, नहीं, स्टेबल, स्टेबल होगा। वॉलेटाइल क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, फ्लक्चुएटिंग। हाँ, ऑसिलेटिंग। तो एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल, जो स्थिर हो। क्लैंडस्टीन पीछे आया था अभी, सीक्रेटिव। ये देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एजिंग? एजिंग का मतलब होता है जो आपकी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने का प्रोसेस।
हम एजिंग को किस तरह से अपनी लाइफ में देखते हैं, ये एक ऐसी चॉइस है जो हमको वाइजली करनी चाहिए, वाइजली लेनी चाहिए चॉइस। समझदारी से इसको हमें अप्रोच करना चाहिए एजिंग को। ये नहीं कि उम्र बढ़ रही तो हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि अब तो हम जवान नहीं रहे, बूढ़े हो जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं हमारे चेहरे पे। तो हाउ वी अबाउट गो अबाउट का मतलब होता है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, इट्स अ कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू अप्रोच समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे कहते नहीं है, हाउ डू यू गो अबाउट योर जॉब, हाउ डू यू गो अबाउट योर जॉब, हाँ उसके लिए। चिल्ड्रन एंजॉय, चिल्ड्रन एंजॉय looking at the TV programs, watching the TV programs, to see या to watch, watching होगा। देखो लुक एट का तो मतलब सिर्फ देखना है। मान लो जैसे कि टीवी बंद पड़ा हुआ है, टीवी बंद पड़ा हुआ है, तुम उसको देख रहे हो, वो लुक एट है। वो वॉच भी हो सकता है, लुक एट भी हो सकता है। लेकिन अब टीवी चल रहा है, टीवी अपने ऑपरेटिव मोड में है, ऑपरेटिव मोड में है, एक्टिव है, उस टाइम टीवी चल रहा है, तो तुम उसको वॉच ही तो करोगे। जो भी चीज़ स्क्रीन पे आती है, चाहे मोबाइल के स्क्रीन पे हो, लैपटॉप के हो, टीवी के हो या सिनेमा हॉल में हो, आप उसको वॉच ही तो करते हैं ना। उस कॉन्टेक्स्ट में वॉच आता है। ठीक है, लुक एट तो मतलब एक बार नज़र डाली, क्या पता हटा ली फिर नज़र वहां से। तो टू सी टू वॉच का तो कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि इंजॉय के साथ कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, नाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। जैसे कि इंजॉय द पार्टी, इंजॉय द मैच, इंजॉय वन सेल्फ। तो इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जेरेंड आता है। इंजॉय के साथ जेरेंड फॉर्म आती है, इसीलिए क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। ये देखिएगा, टुडे अ स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के ही लिए हैं, लेकिन कोई लेवल अच्छा है। एसएससी, सीजीएल, 10+2, सीपीओ, साइज, स्टेनोग्राफर, सीडीएस, एनडीएफ, कैट, इन सब के लिए, मतलब एसएससी और डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बेसिकली। टुडे अ स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड टू। रिकनसाइल्ड टू का मतलब क्या होता है? समझौता कर लेना, समझौता कर लेना। एक स्टूडेंट को रिकनसाइल कर, समझौता करना चाहिए, तो भाई द थिंग्स आर चेंजिंग, कहीं ना कहीं उसे सुलह करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने जिद पकड़ ली कि हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो जो हैं अपनी स्किल को चेंज नहीं करेंगे, स्किल को कुछ एड अप नहीं करेंगे स्किल सेट में। रिकनसाइल के साथ टू आता है। रिकनसाइल की नाउन फॉर्म होती है रिकनसिलिएशन। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम, स्टूडेंट से सॉरी, स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होगा। टू लव, ये टू बी ट्रेन इन्फिनेटिव है, पैसिव वाला इन्फिनेटिव। टू लव वन अनदर। ईच अदर क्यों नहीं होगा, वन अनदर क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट दो से ज़्यादा तो होंगे ही ना, किसी भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स दो से ज़्यादा तो होंगे ही, तो वन अनदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर। दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर आता है, दो के लिए ईच अदर आता है। जबकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई रूल अब रहा नहीं है, दोनों एक दूसरे की जगह होते हैं यूज़ आराम से। लेकिन सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो इंडिया में फॉलो करते ही है ना इस रूल को। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन पर आओ। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई ब्लैंक यू टू पास दिस एग्जाम। दो ऑप्शंस क्लोज होंगे यहाँ पे। तुम सभी प्रिपेयर्ड आए हो, तुम सभी तैयारी, अच्छी तैयारी के साथ आए हो। अब अगर तुम कहते हो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, तो होप के साथ ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली वाक्य रचना नहीं बन सकती। आई होप यू टू पास दिस एग्जाम नहीं होगा, आई होप यू विल पास दिस एग्जाम। आई होप यू विल पास दिस एग्जाम, आई होप दैट यू विल पास दिस एग्जाम। दैट वाला क्लॉज आएगा या आगे दूसरा क्लॉज लगाना पड़ेगा। आई होप यू विल पास दिस एग्जाम वो है नहीं। आई एक्सपेक्ट होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम ये काम करो। एक्सपेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव होता है कि नहीं होता है? एक्सपेक्ट समबडी टू डू समथिंग। ठीक है, अगर एक्सपेक्ट ना दिया होता तो विश हो जाता, तब विश हो जाता। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो मतलब है कि के सिवाय को छोड़ के। चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन।
A blank of Japanese artists stepped off the coach amidst warm welcome. Amidst का मतलब होता है in the mid of, के बीच में. अब आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का ग्रुप है, जो कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, डांसर्स हो, उनके ग्रुप के लिए एक स्पेशल वर्ड आता है ट्रूप. इसको भी ट्रूप ही बोलते हैं, इसको भी ट्रूप ही बोलते हैं. ये जो ट्रूप है इसका तो मतलब होता है सेना, सेना के लिए आता है. ट्रूप ऑफ आर्मी, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, उसके लिए आता है. गैंग तो ऑब्वियसली अलग ही सेंस में आता है, गैंग तो नहीं हो पाएगा, तो ट्रूप होगा, आर्टिस्ट का ग्रुप. नाउ दिस इज इंडीड अ वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज इंडीड अ वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाई? क्योंकि यहां आपको फॉर का एक अलग ही यूज देखने को मिलेगा. फॉर का यहां वो जनरल यूज नहीं है कि के लिए वाला प्रीपोजिशन हो गया, के लिए, वो नहीं है. फॉर का एक मीनिंग के बावजूद भी होता है, यानी कि इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, के बावजूद या बावजूद इसके. ठीक है. अब देखते हैं कि के बावजूद वाला सेंस किसमें फिट बैठ रहा है. ट्रिक्स के बावजूद वो चीट है. नहीं, नहीं हो सकता. ट्रिक्स के बावजूद वो चीट है, कैसे हो सकता है ये? हाउ इज इट पॉसिबल? जो कॉज इफेक्ट हो गया, ये तो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं. स्पाइट ऑफ डिस्पाइट तो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं दो बातों में. फॉर ऑल इज स्ट्यूबिडिटी, स्ट्यूबिडिटी और फूल तो एक ही चीज हो गई. वेल्थ और माइजर वाला केस बनेगा. फॉर ऑल इज वेल्थ, ही इज अ माइजर, मतलब उसकी दौलत के बावजूद, उसके पैसे के बावजूद वो कंजूस है. माइजर का मतलब कंजूस. यहां पे कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है. चौथे में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है. अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, तो प्लेयर है, तो ये तो नॉन नेचुरल सी चीज हो गई. तो यहां होगा फॉर ऑल इज वेल्थ, मतलब इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ. इंग्लिश की नॉवेल्स में, इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज में, न्यूज़पेपर की रीडिंग में, बाहर की मूवीज में, वेब सीरीज में देखने को बहुत मिलता है ये वाला यूज. ठीक है. ट्रिक्स या ट्रिक्स चीट वाला केस कब होता? अगर होता ड्यू टू या बिकॉज ऑफ ऑल हिज ट्रिक्स ही इज अ चीट. बी में वही हो जाता ड्यू टू. ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. वाई? क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है, गलत फहमी रहती है रिपेंट को लेके. रिपेंट का मतलब तो पता ही, तुमको पश्चाताप करना. तुमने कोई क्राइम किया, कोई सिन किया, उसका पश्चाताप कर रहे हो. लेकिन उसके साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो सिर्फ फॉर नहीं होगा, वो ऑफ भी हो सकता है. फॉर और ऑफ इक्वली करेक्ट है. तो द करेक्ट आंसर इज डी. अब हमारे दिमाग में रहता है कि हम हिंदी में कैसे बना रहे हैं, क्राइम के लिए, सिन के लिए पश्चाताप करना, तो उसके लिए कि हम फॉर लगा देते हैं, जबकि आंसर में फॉर भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है. फिक्स प्रेपोजिशन का केस है. जो मैंने फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास ले रखी है इस चैनल पे, उसकी रिकॉर्डिंग में जाके देखना, सब कुछ है, क्लियरली डिफाइंड है. प्रेपोजिशन का जो ग्रामर बेस्ड यूज है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और वोकैबुलरी बेस वाला भी. ये देखें, व्हेन ही डाइड, रामानुजन लेफ्ट बिहाइंड होगा ना. दैट्स एन इजी वन, दैट्स अ जेन्युइनली इजी वन. लीव्स का कोई सेंस बनता नहीं है. ये जनरल बात हो गई, तो प्रेजेंट में रह के बात हो गई, कोई सेंस नहीं बनता. व्हेन ही डाइड रामानुजन वॉज लिविंग, नहीं. कंटिन्यूसली, कंटिन्यूटी कैसे हो जाएगी? कंटिन्यूटी शो नहीं हो सकती. वो छोड़ के जा रहे थे, नहीं. शी वॉज रिलीव टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर that the tumor was not malignant. It was. उसको राहत मिली ये जानकर, डॉक्टर से ये सुन के, कि उसकी बॉडी में जो ट्यूमर था वो मैलिग्नेंट नहीं था. मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस. मैलिग्नेंसी टेक्निकल टर्म होता है मेडिकल फील्ड में. कैंसरस, कैंसर के लिए मैलिग्नेंसी, कैंसर. तो मैलिग्नेंट एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा कैंसरस. आपको सही आंसर भरना है, बेनाइन होगा, तभी तो राहत मिली है उसको.
राहत तो किसी को तभी मिलेगी जब उसको पता चले कि उसकी बॉडी में जो गांठ बनी हुई है, कहीं ट्यूमर है, वो बिनाइन है। बिनाइन मतलब हार्मलेस है। अच्छा, साइजेबल भी नहीं हो सकता। ट्यूमर भले ही मलिग्नेंट ना हो, लेकिन अगर साइजेबल है, अच्छा खासा बड़ा ट्यूमर है, वो भी तो आपके लिए अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम बन सकता है। तो साइजेबल का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय blank advertisements and tend to believe the claims। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं, अधिकतर लोग जो होते हैं, वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। किससे? एडवर्टीजमेंट्स। कैसे एडवर्टीजमेंट्स? बड़े रंगीले, बड़े कलरफुल, चमक धमक वाले, और वो उन दावों पर यकीन कर लेते हैं जो उस एड में किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कलरफुल एडवर्टीजमेंट्स। अगर एडवर्टीजमेंट्स की जगह होता मार्केटिंग मार्केटिंग, तो कलरफुल भी हो सकता था, कलरफुल मार्केटिंग, और एग्रेसिव भी हो सकता है एग्रेसिव मार्केटिंग का मतलब होता है बहुत ही रेडिकल, बहुत ही हाइपर मार्केटिंग जो होती है किसी प्रोडक्ट की। हर जगह आप उसको देख रहे हैं, मतलब वो आपके दिमाग में छप जाए पूरी तरह से, कस्टमर के दिमाग में, प्रोबेबल कस्टमर के दिमाग में। आप उसको मोबाइल पे भी उसका ऐड देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे भी ऐड आ रहा है, बाहर आप सड़क पे जा रहे हैं तो होर्डिंग भी लगी हुई है। वो होता है विग्रस का मतलब होता है बहुत ही, अब वो रिएक्शन के लिए आता है, विग्रस रिएक्शन, बहुत ही इंटेंस। ही समटाइम्स वेंट टू द थिएटर। इस वीडियो लेक्चर को प्लीज, इस वीडियो लेक्चर क्या, इस प्रैक्टिस सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने 4-5 दोस्तों के साथ, अभी कर देना। मेरी अपनी अलग से कोई मार्केटिंग की, प्रमोशन की टीम नहीं है, बार बार बोलता हूँ। ही समटाइम्स वेंट टू द थिएटर, तो क्या होगा? ही ओकेजनली। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार, ओकेजनली। अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर ने ये क्यों नहीं किया, रेयरली और सेल्डम, रेयरली और सेल्डम अलग मीनिंग कैरी करते हैं। रेयरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, रेयरली और सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, अक्सर। ठीक है, रेयरली और सेल्डम नेगेटिव वर्ड्स हैं, और ओकेजनली और समटाइम्स पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनका मतलब है कभी कभार। फ्रीक्वेंटली तो वो होता है यूजुअली, ऑफन वाला मीनिंग कैरी करता है। ही वॉज डीपली ग्लम ओवर द न्यूज। ग्लम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लम? वेरी, बहुत दुखी, बहुत डिप्रेस्ड। आपको एंटोनिम बताना है। सॉरी, मैंने इंस्ट्रक्शन तो दिया ही नहीं है, आई एम सॉरी। एंटोनिम बताना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल जैसे सिनोनिम का नहीं है। एंटोनिम हो जाएगा ग्लीफुल। ग्लम का मतलब डिप्रेस्ड, हताश, परेशान, दुखी। वो नहीं होता, पीछे वर्ड आया था ये वाला डिप्रेस्ड, डिस्प्रेस्ड, डिप्रेस्ड, मेलनकलिक, लैमेंटेबल, डिस्पॉन्डेंट, डिसग्रंटेड, ग्लूमी, सैड। ही वॉज डीपली ग्लम, तो ग्लम का एंटोनिम हो जाएगा ग्लीफुल। ग्लीफुल, हैप्पी, वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, अम्यूज्ड, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक, यूफोरिक, ये सब हो जाएंगे। अच्छा, ये ना भूल जाना, अनअकैडमी पे रोज मेरा प्रैक्टिस बैच होता है। एसएससी के एग्जाम्स के लिए मेरा रोज प्रैक्टिस बैच होता है सुबह 11 बजे। जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो उतना ही इफेक्टिव है। सीडीएस, एनडीए, एफकैट की कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। अगर लाइव आओगे तो लाइव क्लास में पोलिंग होती है, लीडर बोर्ड होता है, तुम अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो बहुत कुछ है, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। ठीक है, रोज होता है 11 से 12। चलो भाई, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ना किया हो। ठीक है, इस तरह से शेयर किया करो कि लिंक विजिबल हो, लिंक के बाद जो थंबनेल बन के आता है ना, वो थंबनेल भी नजर आए, थंबनेल भी नजर आए।